गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो आप सब। ठीक है, तो पिछले क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था। पिछले क्लास में हमने कुछ क्लास 11th के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, कि केमिस्ट्री क्या होता है, क्यों हम लोग पढ़ते हैं उसको, क्या क्या उसके इम्पोर्टेंस है हमारे लाइफ में। ठीक है, बहुत सारी इंपॉर्टेंस है। केमिस्ट्री हमारे लिए एक कर्स की तरह भी है और एक ब्लेसिंग की तरह भी है, दोनों की तरह से है। फिर हमने डिस्कस किया था बहुत सारी चीज़ें, एलिमेंट्स के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, उससे पहले हमने पढ़ा था कि जो भी यूनिवर्स होता है वो दो चीज़ों से मिलके बना है। किससे बना है? मैटर और एनर्जी से। फिर हमने मैटर को क्लासिफाई किया था, फिजिकल और केमिकल क्लासिफिकेशन किया था। तो फिजिकल में सॉलिड, लिक्विड, गैस आते हैं और केमिकल में प्योर और मिक्सचर आते हैं। फिर हमने देखा कि प्योर में एलिमेंट्स और कंपाउंड्स पाए जाते हैं। तो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे, ठीक है, वो रहेगा हमारा क्या, वो रहेगा आपका कंपाउंड्स क्या होते हैं, क्योंकि एलिमेंट्स तक हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, एलिमेंट हम लोग पढ़ चुके हैं। तो एक बार एलिमेंट में, मतलब एलिमेंट भी एक टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस है जो पार्टिकल्स को कंटेन कर सकता है, एटम या मॉलिक्यूल्स उसमें हो सकते हैं। तो हमने देखा था कि 118 एलिमेंट्स हैं, जिसमें कि 92 क्या होते हैं आपके नेचुरली ऑकरिंग है, 26 क्या है आर्टिफिशियल लैब में बनाए जाते हैं। तो आइए अब आज हम लोग शुरू करते हैं क्या, कंपाउंड्स के बारे में। तो कंपाउंड भी क्या है, ये भी एक प्योर सब्सटेंस है। इट इज अ प्योर सब्सटेंस। ठीक है, formed by the combination of two or more elements. ठीक है, formed by combination of two or more elements. दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स के आपस में मिला के हम लोग क्या करते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। लेकिन कंपाउंड का एक खास बात होता है कि उसमें जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है और या जो भी एलिमेंट्स वो कंपाउंड बन रहा है, उनका रेशियो क्या होता है, फिक्स होता है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स इन ए फिक्स्ड, क्या लिखेंगे, इन ए फिक्स्ड proportion by mass weight। ठीक है, तो पहला तो यही होगा कि जो भी कंपाउंड बनता है तो दो या दो से अधिक एलिमेंट्स को आपस में कंबाइन करने से बनता है, और उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं उनका रेशियो क्या होता है, रेशियो बाई मास क्या होता है, फिक्स होता है। आते हैं दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि जो प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड होती है, द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड, वो डिफरेंट होती है, इज डिफरेंट। जिन कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से मिलके बना है उससे प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड क्या करेंगे, डिफरेंट करेंगे, डिफरेंट फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट्स एलिमेंट। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी होगी और जिससे, और जो आपस में मिलके एलिमेंट से मिलके बना है कंपाउंड, दोनों का प्रॉपर्टी क्या होगा, अलग होगा। ठीक है, जो कंपाउंड होता है उसको हम लोग किसी फिजिकल तरीके से क्या कर सकते हैं, उनको और सिंपलर एलिमेंट्स में नहीं, सिंपलर सब्सटेंसेस में नहीं तोड़ सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, केमिकल मेथड्स कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आप लिख सकते हो सुटेबल केमिकल मेथड्स, केमिकल मेथड्स कैन बी यूज टू decompose compound into simpler substances। ठीक है बच्चों, तो जो सुटेबल केमिकल मेथड्स हैं उनके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, कंपाउंड को सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल में अगर मैं दिखाऊं, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड होता है। ठीक है, इसको आप ब्रेक डाउन करने का सकते हो किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको हीट करना पड़ता है, हीट देना पड़ता है। ठीक है, तभी जाके ये क्या होगा, कंपाउंड ब्रेक डाउन होगा किसमें, मोर सिंपलर सब्सटेंसेस कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। दूसरा एग्जांपल देख लें,
अगर आप H2O लिक्विड को ब्रेक डाउन कर सकते हो सिंपलर सब्सटेंसेस हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में, तो उस केस में यहाँ पे क्या देना है, क्या कराना पड़ेगा, इलेक्ट्रोलिसिस कराना पड़ता है। क्या कराना पड़ता है, इलेक्ट्रोलिसिस कराना पड़ता है या इलेक्ट्रिसिटी पास करनी पड़ती है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, एक एग्जांपल और लिख लीजिए। जैसे आप एक कंपाउंड ले लीजिए AgBr या AgCl, सिल्वर क्लोराइड। इसको हम लोग क्या करते हैं, सनलाइट के प्रेजेंस में रखते हैं HNu, तब जाके ये क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है, और डिकम्पोज होके क्या बनाता है, एलिमेंटल सिल्वर और उसके साथ क्लोरीन गैस। तो हमने देखा ये सब कंपाउंड्स दिए हैं, कैल्शियम कार्बोनेट H2O AgCl, ये सब क्या है बच्चों, कंपाउंड्स हैं। क्या है ये, कंपाउंड्स हैं। ठीक है, अगर इनको और ज़्यादा स्मॉलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई अब सुटेबल केमिकल्स में इनका इस्तेमाल करना पड़ेगा या एनर्जी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे एनर्जी देके हमने क्या करिए, इनको ब्रेक डाउन कर दिया। ठीक है, आगे आइए, आगे देखते हैं क्या, कंपाउंड के बाद हम लोग देखते हैं कि मिक्सचर क्या होता है। ठीक है, तो मिक्सचर तो वो भी मोर देन 2 टाइप ऑफ सब्सटेंस आपस में मिलते हैं तो मिक्सचर बनता है, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, कोई रेशियो फिक्स नहीं है। तो पहला बात तो यही आप लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, कि मिक्सचर क्या होता है, द मटेरियल विच इज फॉर्म्ड बाय द combination of 2 or more substances in any proportion। ठीक है, किसी प्रोपोर्शन में, किसी भी प्रोपोर्शन में 2 या 2 से अधिक सब्सटेंसेस को आपस में मिक्स कर देते हैं तो उससे जो तैयार होता है उसको क्या बोला जाता है, मिक्सचर बोला जाता है। आगे देखिए, मिक्सचर जो होता है वो 2 टाइप का होता है। मिक्सचर जो होता है वो 2 टाइप का होता है, आप लोग जानते हैं। पहला होता है होमोजीनस। क्या होता है पहला, होमोजीनस। और दूसरा क्या होता है, हेट्रोजीनस। होमोजीनस उसको कहते हैं जो कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, ऑल द कंपोनेंट्स आर इन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। आर इन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, सभी कंपोनेंट्स क्या होते हैं, यूनिफॉर्म कंपोजिशन में होते हैं, तो उसको बोलते हैं क्या, मिक्सचर। इसमें हम लोग जो पढ़ते हैं किसके बारे में पढ़ते हैं, इसके बारे में, इसमें हम जो पढ़ते हैं वो क्या होता है, उसको हम लोग पढ़ते हैं क्या, सोल्यूशन। सोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। और दूसरी तरफ आपका हेट्रोजीनस है तो ये नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। ठीक है, तो यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन आपको देखने को मिलेगा, मतलब अलग अलग आपको देख सकते हो उसको। इसमें जो होता है आप कह सकते हो फेज 2 देखने को मिल सकता है। एक्चुअल में आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो जो भी आपस में मिक्स किया गया है उनके बीच। और यहाँ पे अगर देखा जाए होमोजेनियस मिक्सचर या सॉल्यूशन में, तो उसमें फेज 1 होता है। एक बार सॉल्यूशन के बनने के बाद जब वो अच्छे से बन जाए, सॉल्यूशन बनने के बाद, तो फिर आप देख के डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि उसमें क्या है, अलग अलग पार्टिकल्स को आप नहीं डिफ्रेंशिएट कर पाओगे, वो आपको एक ही जैसा यूनिफॉर्म ही पूरा दिखेगा। यहाँ पे ऐसा कोई केस नहीं, यहाँ पे देख के आप क्या कर सकते हो, डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। हेट्रोजीनस में क्या क्या होता है, जैसे कि आपका कोलाइडल है, कोलाइडल के बारे में पढ़ते हैं इसमें, और किसके बारे में पढ़ते हैं, सस्पेंशन के बारे में। ठीक है, सस्पेंशन क्या होता है, तो एग्जांपल देख लो, सस्पेंशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे मडी वाटर, मडी वाटर। ठीक है, ये एग्जांपल है किसका, मडी वाटर सस्पेंशन का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने मिक्सचर देखा, मिक्सचर 2 टाइप से होते हैं, होमोजीनस और हेट्रोजीनस। होमोजीनस यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, फेज 1 होता है। सॉल्यूशन
होमोजेनियस मिक्सचर का अगर एग्जांपल देखें तो वो क्या है, सॉल्यूशन इज द एग्जांपल ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर। इसमें हम लिख सकते हैं क्या, सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट या शुगर, सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, ठीक है। तो इसको बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। यहाँ पे सस्पेंशन देख लिया, मडी वाटर। हेट्रोजीनस में नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। तो ये आपका क्या होता है, मिक्सचर होता है। किसी भी रेशियो में क्या हो सकता है, आप करके बना सकते हो इसको, ठीक है। ये कोई खास नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए आगे आता है। आगे हम लोग को बताना है कि कंपाउंड और मिक्सचर में डिफरेंसेस क्या होते हैं। कंपाउंड में क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है। तो आइए देखिए बिटवीन, ठीक है, ठीक है, आइए। इधर मैं लिखता हूं मिक्सचर, और इधर हम लोग करते हैं क्या, कंपाउंड। एक एक पॉइंट्स लिखते जाते हैं जो इनके बीच क्या है, डिफरेंसेस क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो पहला तो पॉइंट यही है कि मिक्सचर आपका क्या हो सकता है, इट कैन बी होमोजीनस और हेट्रोजीनस। होमोजीनस भी हो सकता है, हेट्रोजीनस भी हो सकता है, ठीक है। कंपाउंड ऑलवेज होमोजीनस, कंपाउंड क्या रहेगा, हमेशा होमोजीनस होता है, इट इज ऑलवेज होमोजीनस। तो इसमें कोई केस ही नहीं है हेट्रोजीनस का, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए यहाँ पे, जो मिक्सचर बनता है कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से मिलके, तो अगर मिक्सचर जो बना है और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट दोनों का प्रॉपर्टी क्या होता है, थोड़ा मैच करता रहता है। लेकिन कंपाउंड में ऐसा नहीं होता है। जो कंपाउंड का प्रॉपर्टी होगा वो बिल्कुल डिफर होगा उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से। तो सेकंड पॉइंट यही है, द प्रॉपर्टी ऑफ मिक्सचर इज सिमिलर सिमिलर टू प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट जिससे मिलके बना हुआ है क्या, मिक्सचर, मिक्सचर का प्रॉपर्टी उससे मैच करेगा। सेकंड, यहाँ पे नहीं मैच करता है, द प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड इज टोटली डिफरेंट, इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट, ठीक है। टोटली डिफर करता है, ठीक है बच्चों। आगे आइए, तीसरा पॉइंट देखते हैं, ठीक है। इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स वो प्रेजेंट होते हैं किसी भी रेशियो में, आर प्रेजेंट इन एनी रेशियो। अभी हमने बात की थी कि मिक्सचर में कोई रेशियो फिक्स नहीं होता है, एलिमेंट्स जो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन कंपाउंड में क्या होता है, रेशियो फिक्स होता है, रेशियो ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स बाय मास, कॉन्स्टिट्यूएंट, ठीक है। ऐसे लिख लो या ऐसे लिख सकते हो क्या, द रेशियो बाय मास ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट which combines to form
कंपाउंड इज फिक्स्ड। ठीक है, यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका अगर रेशियो बाई मास लोगे जिससे कि कंपाउंड बन रहा है, जिससे मिलके क्या बन रहा है, कंपाउंड बन रहा है। जैसे मैं एग्जांपल लूँ यहाँ पे अभी, जैसे CO2, तो CO2 में अगर मैं एग्जांपल लूँ कार्बन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो लूँ तो कार्बन का होता है 12, इसका यहाँ पे होगा 32, तो रेशियो आएगा कितना, 3:8। तो अब किसी ही भी कहीं भी कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा ना, तो वहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो लोगे तो कितना आएगा, 3:8 आएगा, चाहे किसी भी मेथड से बना लो। ठीक है, तो ये एक नियम है कि हमेशा फिक्स रेशियो में प्रेजेंट होते हैं, तभी जाके ये CO2 आपका बनेगा, वरना नहीं बनेगा। आगे देखिए चौथा पॉइंट क्या है, मिक्सचर। आप बोल सकते हो मिक्सचर इज फॉर्म्ड बाय केमिकल चेंज, अरे फॉर्म्ड बाय फिजिकल चेंज। ठीक है, यहाँ पे फिजिकल चेंजेस होते हैं, केमिकल चेंजेस नहीं होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, एक्चुअल में केमिकल चेंज होते हैं, कंपाउंड। कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय केमिकल चेंज। ठीक है ना, ये केमिकल चेंज यहाँ पे होते हैं, आप बोल सकते हो केमिकल रिएक्शन होता है, तो केमिकल रिएक्शन ही क्या है, एक तरह से केमिकल चेंज। आगे देखिए, ठीक है, चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा देखिए, ठीक है, पांचवा पॉइंट ये लिख सकते हैं, नो इवोल्यूशन होता है, कुछ भी नहीं होता है यहाँ पे, कोई एनर्जी चेंजेस नहीं होती है, एब्जॉर्प्शन। नो इवोल्यूशन या एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, लाइट और एनर्जी। ठीक है, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर बनने के दौरान कुछ भी चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगी, नहीं वहाँ से हीट एब्जॉर्ब होगा, ना लाइट ना एनर्जी, फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर, तो ये आप बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, ठीक है, इज accompanied by evolution of heat light। ठीक है, यहाँ पे हीट लाइट क्या होता है, इन्वॉल्व होता है कहीं ना कहीं कंपाउंड के बनने में। ठीक है, तो ये थे कुछ आपके डिफरेंसेस। और एक डिफरेंस लिख सकते हो यहाँ पे, जो कंपाउंड्स होते हैं, कंपाउंड्स हैव हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो कंपाउंड्स होते हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, हायर होता है देन द मिक्सचर। ठीक है, तो यहाँ पे मिक्सचर्स के बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ छठा पॉइंट, ठीक है ना, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये कुछ बेसिक डिफरेंस है किसके बीच, कंपाउंड्स और मिक्सचर के बीच। जैसे हमने देखा कंपाउंड आपका होमोजीनियस हमेशा रहेगा, मिक्सचर होमोजीनियस हेट्रोजीनियस कुछ भी हो सकता है। कंपाउंड का प्रॉपर्टी टोटली डिफरेंट करता है जिनसे जिन कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स वो मिलके बना है, लेकिन मिक्सचर में क्या होता है, ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज जो होगी मिक्सचर की वो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स से क्या होंगी, बिल्कुल सिमिलर होंगे। यहाँ पे जो रेशियो बाई मास एलिमेंट्स जो कंबाइन करते हैं कंपाउंड बनाने के लिए, उनका अगर लोगे रेशियो बाई मास तो हमेशा क्या आएगा, फिक्स आएगा। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो लिया गया तो कितना आ रहा है, 3:8, तो वो फिक्स है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। यहाँ पे कोई रेशियो फिक्स नहीं रहता, कोई भी रेशियो में कंबाइन कर लेते हैं। मिक्सचर में कह सकते हो कि फिजिकल चेंजेस होते हैं यहाँ पे, और कंपाउंड किसके द्वारा बनते हैं, केमिकल रिएक्शंस के द्वारा बनते हैं, इसलिए इसको बोला गया केमिकल चेंज द्वारा अकम्पनीड किया जाता है। अगर कहीं पे मिक्सचर बन रहा है तो वहाँ पे कोई चीज़ चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे, नहीं वो वहाँ पे कोई हीट एनर्जी आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पे इवॉल्व हो रहा है या एब्जॉर्ब हो रहा है। लेकिन कंपाउंड बनाने के लिए आपको हीट एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी सबकी जरूरत पड़ सकती है। कंपाउंड्स का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है,
और मिक्सचर्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थे किसके बीच, मिक्सचर्स और कंपाउंड के बीच। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, कंपाउंड्स को हमने क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया पूरा। कंपाउंड्स क्या होता है, मिक्सचर क्या है, और उनके बीच डिफरेंसेस क्या है। आगे आइए, आगे चलते हैं, हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कि एटम्स क्या होते हैं। ठीक है, तो एटम ऐसे समझ सकते हो कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं, ठीक है ना, किसी भी एलिमेंट के, जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट भी कर सकते हैं और इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं भी कर सकते हैं, दोनों। लेकिन मॉलिक्यूल आपका क्या होगा, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट which may exist independently, which may exist independently or not। ठीक है, जो कि इंडिपेंडेंटली मतलब स्वतंत्र रूप से एग्जिस्ट भी कर सकते हैं और नहीं भी करेंगे। ठीक है, ऐसे जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ किसी एलिमेंट के होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एटम्स का नाम दिया जाता है। जैसे एग्जांपल देखो तुम, एग्जांपल समझ सकते हो, जैसे किसके किसके एटम्स हुए, एटम्स ऑफ आयरन ले लो, कॉपर ले लो, सिल्वर ले लो, गोल्ड ले लो। ये सब क्या करते हैं, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर जाते हैं। ठीक है, इन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर जाते हैं, इनको किसी की जरूरत नहीं है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट। लेकिन जैसे आपने लिया क्या, ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, ठीक है ना, हाइड्रोजन गैस, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, ये कंबाइन हो जाते हैं फिर जाके एग्जिस्ट एज ए मॉलिक्यूल के रूप में एग्जिस्ट करते हैं, डज नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ठीक है, कौन कौन से हैं, H2 गैस हुआ, O2 गैस हुआ, N2 गैस हुआ। ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये सब जो है ना एटम्स हुए, कुछ इंडिपेंडेंटली कर जा रहे हैं, कुछ इंडिपेंडेंटली नहीं कर रहे, स्वतंत्र रूप से पाए जा रहे हैं, कुछ नहीं पाए जा रहे हैं। और इन्हीं को हम लोग क्या नाम देते हैं, एटम्स का नाम देते हैं, जो कि स्मॉल पार्टिकल ऑफ एलिमेंट होता है। आगे आइए, दूसरा क्या है, दूसरा है मॉलिक्यूल। दूसरा क्या है बच्चों, दूसरा है मॉलिक्यूल। ठीक है, मॉलिक्यूल्स यहाँ पे देखो क्या होता है। ठीक है, ये भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड, किसी कंपाउंड या एलिमेंट के स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो कि स्वतंत्र रूप से एग्जिस्ट कर सकते हैं। और उन्हीं को हम लोग नाम क्या देते हैं, उनको हम लोग नाम देते हैं मॉलिक्यूल्स। ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप से एग्जिस्ट कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल हुआ वही जो हमने लिया, ठीक है ना, O2 इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, मॉलिक्यूल है। H2 इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, N2 इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। तो यही सब एग्जांपल्स हैं। ठीक है, कि मॉलिक्यूल्स इंडिपेंडेंटली जो एग्जिस्ट कर सकते हैं किसी एलिमेंट या कंपाउंड के, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा एटम्स और मॉलिक्यूल्स। फिर मॉलिक्यूल्स देखो, मॉलिक्यूल्स को हम दो तरीके से पढ़ लेते हैं। ठीक है, एक होता है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, और एक होता है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। ठीक है, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स में देखें तो तीन टाइप के होते हैं देखो।
इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग ये भी बोलते हैं, इसको एक और नाम दे सकते हो तुम, क्या बोल सकते हो इसको, इसको होमोन्यूक्लियर भी बोल सकते हो, होमोन्यूक्लियर। होमो मतलब सेम, और न्यूक्लियर मतलब क्या है, न्यूक्लियस। तो जिसमें बस सेम एलिमेंट्स कंबाइन करें, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होमोन्यूक्लियर बोलते हैं। और इसको बोल सकते हैं हेट्रोन्यूक्लियर, हेट्रोन्यूक्लियर। हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट, और न्यूक्लियर मतलब होता है न्यूक्लियस। ठीक है, तो जहाँ पे डिफरेंट न्यूक्लियस कंबाइन कर मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन कर रहे हैं, उसको हम नाम देते हैं मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स, या हेट्रोन्यूक्लियर और होमोन्यूक्लियर। देखो यहाँ पे तीन हो सकते हैं, यहाँ पे इसको अगर मैं डिवाइड करूँ तो तीन हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं हम लोग, तीन हो सकते हैं, कौन कौन से तीन हैं। पहला होता है तुम्हारा डाई एटॉमिक, अरे सॉरी, पहला है मोनो एटॉमिक। मोनो एटॉमिक मतलब सिंगल आइटम, मोनो एटॉमिक्स मतलब क्या होता है, जो कि सिंगल आइटम एग्जिस्ट करे जिसका, जैसे कि हमारी इनर्ट गैसेस होती हैं सिंगल आइटम, जैसे कि हीलियम हुआ, नियॉन हुआ, आर्गन हुआ, सिंगल आइटम। दूसरा इसमें हम लोग लिख सकते हैं क्या, डाई एटॉमिक। डाई एटॉमिक मतलब कितने आइटम्स आएंगे, दो आइटम्स, जो अभी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं। कौन से, H2, ठीक है, N2, O2, Cl2, Br2, ठीक है, इनको बोलते हैं क्या, डाई एटॉमिक। तीसरा है, और तीसरा होता है क्या, ट्राई एटॉमिक। ट्राई एटॉमिक मतलब थ्री आइटम्स। थ्री आइटम्स में कौन कौन से आ सकते हैं तुम्हारे, जैसे O3 आता है, ओजोन, ठीक है। इन क्या है, पिन होता है तुम्हारा टेट्रा एटॉमिक। टेट्रा एटॉमिक मतलब चार एटम्स। चार एटम्स कौन से, P4, फास्फोरस। फिर लास्ट में आता है क्या, लास्ट में इधर लिख दे रहा हूँ, लास्ट में आता है पॉली एटॉमिक। कौन सा है, पॉली एटॉमिक। पॉली एटॉमिक क्या होता है, एसिड मॉलिक्यूल, जिसको बोलते हैं सल्फर। ठीक है बच्चों, ये थे तुम्हारे क्या, होमोन्यूक्लियस। देखो यहाँ पे सेम ही एटम्स हैं, H2, N2, O2, Cl2, Br2। ब्रोमीन के एटम्स दो कंबाइन किए, O3 में तीन है, फास्फोरस में चार हैं, पॉली एटॉमिक सल्फर में आठ है, लेकिन सेम टाइप के एलिमेंट्स है। हेड होमोन्यूक्लियर में भी होमो एटॉमिक डाई एटॉमिक होते हैं, अरे डाई एटॉमिक ट्राई एटॉमिक होते हैं। देखो इसमें अगर डाई एटॉमिक लिखना चाहो तो अलग अलग आएंगे, ठीक है। जैसे इसमें अगर तुम डाई एटॉमिक लिखो तो डाई एटॉमिक कौन कौन से आएंगे, HI आ गया, दो आइटम्स हैं लेकिन अलग अलग हैं, HBr आ गया, HCl आ गया, HF आ गया, ये सब क्या है, डाई एटॉमिक है। ट्राई एटॉमिक मतलब थ्री आइटम्स, मैंने अभी बताया, इसमें कौन कौन से आ सकते हैं, जैसे तुम्हारा NO2 आ गया, CO2 आ गया, H2S आ गया, ट्राई एटॉमिक। फिर आता है टेट्रा एटॉमिक। ट्राई टेट्रा एटॉमिक मतलब क्या, जिसमें चार आइटम्स मौजूद हो। चार आइटम्स में कौन कौन से होते हैं, NH3 हो सकता है, इसमें H2O भी लिख सकते हो, NH3 है, ठीक है। और क्या लिखोगे, और कौन सा कंपाउंड लिखोगे, जैसे कि SO3 लिख सकते हो तुम, ठीक है ना। तो ये टेट्रा एटॉमिक मतलब तीन और चार। तो ये तुम्हारे होते हैं क्या, होमोन्यूक्लियर और हेट्रोन्यूक्लियर। होमो मतलब सेम, और हेट्रो मतलब मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, मेड अप ऑफ, बोल सकते हो मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एलिमेंट, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स से मिलके बने होते हैं तो इनको अरे सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स मिलके बनते होते हैं, उनको बोलते हैं होमोन्यूक्लियर। और ये क्या होता है, हेट्रोन्यूक्लियर मतलब मेड अप ऑफ, मेड अप ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है।
अलग अलग एलिमेंट्स के एटम से मिलके बने होते हैं, तो इसीलिए इसको बोला गया मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स, होमो हेट्रोन्यूक्लियर डिफरेंट न्यूक्लियस और ये सेम। तो ये तो तुम्हारे मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एटम्स और मॉलिक्यूल्स भी डिस्कस कर लिए कि क्या होता है ये एक्चुअल में, ठीक है। अब आगे चलते हैं और आगे देखते हैं क्या है, ठीक है। ये चीज़ हो चुकी है हमारी, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में, ठीक है ना। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी पढ़नी है हम लोगों को, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ से पहले एक बात जान लेते हैं। देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ठीक है, ये जानना जरूरी है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज किसी भी सब्सटेंस की वो होती हैं जिनको ऑब्जर्व और मेजर किया जा सकता है। तो ऐसे समझ सकते हो कि द प्रॉपर्टीज ऑफ ए सब्सटेंस, द प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस which can be observed या measure without changing the identity या composition of substance, ठीक है। तो किसी सब्सटेंस के आइडेंटिटी और कंपोजिशन को चेंज किया बिना उन सब प्रॉपर्टीज को जिनको ऑब्जर्व या मेजर किया जा सकता है, उसी को हम लोग बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। जैसे हम लोग देखें एग्जाम्पल में देखें तो क्या क्या हो सकते हैं जिनको ऑब्जर्व किया जा सकता है। जैसे तुम्हारा मास हुआ, वॉल्यूम हुआ, मेल्टिंग पॉइंट हुआ, बॉइलिंग पॉइंट हुआ, इन सबको इजीली हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी एंड कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस। आसानी से ये सब मेजर की जा सकती हैं। अब कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो सम फिजिकल प्रॉपर्टीज आर क्वांटिटिव, फिजिकल प्रॉपर्टीज आर क्वांटिटिव। ठीक है, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, क्वांटिटिव होती हैं, क्वांटिटिव। क्वांटिटिव मतलब जिनको हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी अमाउंट में या कर सकते हो उसको लिख सकते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको। सम फिजिकल प्रॉपर्टीज आर क्वांटिटिव, ठीक है, या ये बोल सकते हो उसको नंबर्स के रूप में लिखा जा सकता है, गिना जा सकता है, मेजर किया जा सकता है, ठीक है ना। तो उन सब प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या नाम देते हैं, उन सब प्रॉपर्टीज को हम लोग नाम देते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। इन्हीं को हम लोग बोलते हैं क्या, फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे हम लोग साइंस में बात करते हैं ना, साइंस में अगर बात किया जाए तो क्या क्या होती हैं, जैसे देखो तुम्हारा वर्क हुआ, एक्सेलरेशन हुआ, फोर्स हुआ, ठीक है, और भी है कंसंट्रेशन हुआ ऑफ सॉल्यूशन। तो ये सब क्या कहलाती है, इन्हीं सबको बोला जाता है क्वांटिटिव। मतलब आप क्या कर सकते हो एक्चुअल में, इन सबको गिन भी सकते हो। गिनने का मतलब क्या है, कर सकते हो आप इसको क्या कहते हैं, क्वांटिटिवली इसको लिख सकते हो, कहने का मतलब ये है। तो इसको हम लोग बोलते हैं वर्क, एक्सेलरेशन, फोर्स, कंसंट्रेशन। जैसे कंसंट्रेशन में 2 मोलर, 3 मोलर, 4 मोलर, जैसे भी हम लोग पढ़ेंगे आगे कंसंट्रेशन टर्म्स, तो इन्हीं को फिजिकल क्वांटिटीज बोला जाता है। मेनली ये किस में आती हैं, जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे साइंटिफिक स्टडीज में इस्तेमाल किया जा सकता है। किसमें, साइंटिफिक स्टडीज में, ठीक है। साइंटिफिक स्टडीज के रूप में, साइंटिफिक स्टडीज जब हम लोग करते हैं तो उसमें जो क्वांटिटीज का इस्तेमाल किया जा सकता है, किया जाता है, उसी को बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। तो ये ऐसे भी लिख सकते हो, ऑल दोस क्वांटिटीज which are used in scientific studies। वो सब क्वांटिटीज जिनको हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने साइंटिफिक स्टडीज में, उनको हम लोग बोलते हैं क्या, फिजिकल क्वांटिटीज बोला जाता है।
अब देखो फिजिकल क्वांटिटीज में दो चीजें इंपॉर्टेंट है। फिजिकल क्वांटिटीज में दो चीजें इंपॉर्टेंट है। पहली चीज है तुम्हारा नंबर, जो तुम लिखोगे आगे, और बाद में लिखोगे क्या उसके साथ, यूनिट। तो ये दो चीजें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, नंबर और यूनिट। ठीक है। अगर हम लोग बात करें, जैसे कोई सब्सटेंस को तुम क्या करते हो, वेट करते हो, जैसे वेट ऑफ सब्सटेंस लिखो यहाँ पे, वेट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है। तो क्या लिखोगे तुम, जैसे वेट ऑफ सब्सटेंस है मान लो 20 kg। ठीक है। कोई सब्सटेंस है उसका वेट है 20 kg, तो वे 20 तुम्हारा क्या कहलाएगा, नंबर, और 1 kg क्या कहलाएगा तुम्हारा यूनिट। और इन दोनों को ही मिला के ही क्या बनेगा तुम्हारा फिजिकल क्वांटिटी बनेगी, नंबर 20 और यहाँ पे यूनिट क्या हुआ, kg। तो ये दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसके बिना फिजिकल क्वांटिटी नहीं बन पाएगी, नंबर और यूनिट वहाँ पे होना चाहिए। और किसी सब्सटेंस को तुम वेट कर रहे हो तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे तुम्हारा यूनिट भी काम आता है। यूनिट तो ऐसे लिखे, वेट ऑफ सब्सटेंस ये सही तरीका है लिखने का। ठीक है। ये क्या है, सही तरीका है। अब वेट ऑफ सब्सटेंस मैं लिखूँ केवल 20, तो ये क्या है, रॉन्ग। ये क्या है, रॉन्ग है। ये क्या है, राइट है। ठीक है। तो ये यूनिट्स क्या होती हैं हम लोग ये पढ़ेंगे, ठीक है ना। जितनी भी यूनिट्स हैं, यूनिट्स जो बेसिक होती हैं पढ़ लेते हैं हम लोग, बेसिक यूनिट्स। ठीक है। आगे देखिए एसआई यूनिट्स। एसआई यूनिट्स को बोलते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ यूनिट। ठीक है। ठीक, ये क्या होता है, यूनिट आपका क्या होता है, देखो यूनिट मतलब एक स्टैंडर्ड रेफरेंस हम लोग मानते हैं, जिससे किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को क्या कर सकते हैं हम लोग, मेजर किया जा सकता है। ए यूनिट इज द स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस, स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस होता है। chosen टू मेजर फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है। तो यूनिट क्या है, एक स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस है, मतलब उसको हम लोग क्या मानते हैं, रेफरेंस मान के चलते हैं। जैसे अलग अलग देशों में पहले अलग अलग होता था नापने के लिए वेट, जैसे पाउंड्स होता था, कहीं पे केजी इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं पे कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वैसे क्या होता था, बहुत दिक्कत होता था। तो इसलिए क्या बना गया, एक स्टैंडर्ड बना दिया कि मतलब इस जब भी कोई वेट लिखेगा तो इसी में लिखेगा, इसी में मतलब यही यूनिट होगा, केजी में लिखेगा या ग्राम में लिखेगा, तो उसको आसानी से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यूनिट का यही काम है कि फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, और एक स्टैंडर्ड होता है। ठीक है ना। कुछ कौन कौन से हैं यहाँ पे देखो, जो सम 7। ठीक है। जो तुम्हारे बेसिक यूनिट्स क्या हैं, ठीक है, एसआई यूनिट्स हो गया। एसआई यूनिट्स के बाद हम लोग पढ़ते हैं क्या, कुछ बेसिक यूनिट्स पढ़ते हैं, फिर डेराइव्ड यूनिट्स पढ़ेंगे। ठीक है ना। 7 बेसिक यूनिट्स कौन कौन सी हैं, ठीक है, देखो यहाँ पे, अगर तुम बात करो 7 बेसिक यूनिट्स का। ठीक है। ठीक है। यहाँ पे देखो कौन कौन सी आती हैं, जैसे यहाँ पे सिंबल लिखेंगे हम लोग यूनिट का। ठीक है। और यहाँ पे रहेगा तुम्हारा क्या, यहाँ पे भी सिंबल, यहाँ पे लिखेंगे उसका क्या, नेम, और यहाँ पे सिंबल, यूनिट, नेम नहीं रहेगा, यूनिट रहेगा यहाँ पे, यूनिट, और यहाँ पे सिंबल। कौन बेसिक यूनिट्स कौन कौन सी है देख लो, बेसिक यूनिट्स। तो पहला जो तुम्हारा होता है वो होता है लेंथ। इसके लिए जो सिंबल इस्तेमाल करते हैं वो है स्मॉल एल। जो यूनिट होता है उसका होता है मीटर, और उसके लिए जो सिंबल इस्तेमाल करते हैं वो क्या है, एम। ये पहला था बेसिक यूनिट। ठीक है ना, लेंथ। आगे आइए। ठीक है। दूसरा लेंथ के बाद होता है तुम्हारा मास।
स्मॉल एम सिंबल होता है इसका, यूनिट होता है किलोग्राम, और इसका सिंबल क्या होता है, केजी होता है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, तीसरा क्या है, टाइम। स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट जो होता है सेकंड होता है, और इसको कैसे लिखते हैं, यस लिखते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आगे देखो, चौथा होता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, इसको हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका यूनिट होता है एम्पियर। इसको हम लोग किससे लिखते हैं, इस। फिर आपका लास्ट क्या है, लास्ट नहीं, अभी तो बहुत है। ठीक है, इसके बाद पांचवा है तुम्हारा, ठीक है, ये होगा लेंथ मास टाइम इलेक्ट्रिक करंट थर्मोडाइनेमिक टेम्परेचर। थर्मोडाइनिक टेम्परेचर, इसको हम लोग लिखते हैं कैपिटल टी से, यूनिट होता है केल्विन, और यहाँ पे क्या लिखते हैं, के। ठीक है, उसके बाद छठा आता है तुम्हारा क्या, छठवा है तुम्हारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं यन, मोल्स। ठीक है, यहाँ पे आता है यम, आएगा यम तो यहाँ पे है, ठीक है ना, यन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, मोल्स। ठीक है, ये इसका रहा सिंबल। उसके बाद आता है तुम्हारा क्या, देखो लास्ट में है तुम्हारा लुमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, लुमिनस इंटेंसिटी, जिसको हम लोग किससे लिखते हैं, आईबी से। इसका यूनिट होता है कैंडेला, और जिस यूनिट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, सीडी से। तो ये कुछ क्या है, आपके बेसिक 7 यूनिट्स है, जिनको हमें याद रखना पड़ेगा डिराइव यूनिट्स को क्या करने के लिए, डिराइव करने के लिए। ठीक है बच्चों, तो ये 7 यूनिट्स है, आप अच्छे से देख लो, ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं, ये 7 यूनिट्स है। और ठीक है, तो ये थे हमारे 7 यूनिट्स। ठीक है, यानी 7 यूनिट से मिलके हम लोग क्या करेंगे, और ज़्यादा यूनिट्स को डिराइव किया जाए। तो ये थे हमारे 7 यूनिट्स। अब आते हैं डिराइव यूनिट्स क्या होती हैं। ठीक है, डिराइव यूनिट्स वो यूनिट्स हैं, दोज फिजिकल क्वांटिटीज जो डिराइव की जाती हैं, दोज फिजिकल क्वांटिटीज which are derived from the 7 from base from the basic physical quantities। जो हमारी बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज थी ना, सम बेसिक बेसिक यूनिट, सम बेसिक फिजिकल, सम बेसिक फिजिकल, सम बेसिक दोस्त फिजिकल यूनिट्स, यहाँ पे यूनिट्स रहेगा, सॉरी गाइस, दोबारा लिख देते हैं इसको। देखो क्या होता है, एग्जाम्पल समझ सकते हैं, सिंपल देखो, जैसे कौन कौन से इसमें हम लोग को पढ़ सकते हैं। देखो जैसे तुम्हारा हुआ क्या, ले, ठीक है, एरिया। तो एरिया कैसे निकालते हो, एरिया के लिए लिखते हो क्या, लेंथ एंड टू ब्रेथ। तो ये लेंथ तुम्हारा क्या था, बेसिक यूनिट नहीं था क्या, बेसिक ऐसा यूनिट नहीं था क्या, यहाँ पे देखो लेंथ तुम्हारा बेसिक ऐसा यूनिट है। ठीक है, तो लेंथ को भी मीटर में लेते हैं, और इसको भी मीटर में लेते हैं, तो आता क्या है, मीटर स्क्वायर। दूसरा हम लोग इसमें पढ़ते हैं क्या, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या है,
लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। यहाँ पे निकालोगे तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर कितना आएगा, मीटर क्यूब आता है। तीसरा देखो, तीसरा है डेंसिटी। डेंसिटी इक्वल टू होता है क्या, मास बाई वॉल्यूम। ये तो फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ठीक। तो डेंसिटी होता है मास बाई वॉल्यूम। मास कितना है केजी और वॉल्यूम कितना है मीटर क्यूब। तो कितना आया, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। मास का हमने देखा था, यहीं पे यूनिट क्या था, देखो मास का यूनिट यहाँ पे क्या है, केजी। तो ये चीज़ थी, ठीक है। अगला हम देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, जैसे वेलोसिटी। वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस आप लोग किस में मेजर करते हो, मीटर में, ठीक है। और टाइम किस में होता है, सेकंड में। तो आया मीटर पर सेकंड। और भी हैं देख लो, जैसे असलरेशन। असलरेशन, तो असलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या है, यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड, और ये टाइम है सेकंड। तो ऊपर जाएगा तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ऐसे लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो, इसको भी ऐसे लिख सकते हो, मीटर पर सेकंड या मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद आता है फोर्स, ठीक है। पांचवा क्या है, फोर्स। फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक। तो ये डिराइव कर रहे हैं हम लोग किससे, उससे बेसिक साइंस। तो मास का देखो, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो मास का होता है केजी, एक्सीलरेशन का क्या है, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका हो गया किलोग्राम मीटर, ठीक है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो गया किसका यूनिट, फोर्स का, ठीक है। सातवां आते हैं प्रेशर। प्रेशर इक्वल टू होता है, पांचवा, सॉरी छठा था। तो छठा क्या है हमारा, प्रेशर। प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स बाई एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। फोर्स का क्या याद देखो, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइड बाई एरिया। एरिया का ऊपर ही है देखो मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर ऊपर जाएगा तो मीटर टू द पावर -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या, किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड। तो ये थे हमारे कुछ डिराइव यूनिट्स, ठीक है बच्चों। एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, प्रेशर। डिराइव यूनिट्स ये समझ सकते हो, वो होती हैं जो हम लोग किसकी मदद से लेके करते हैं, किसकी मदद लेके डिराइव किया जाता है, जिनको ये 7 बेस यूनिट्स है ना, इनकी मदद से डिराइव किया जाता है। तो उन्हीं को हम लोग डिराइव यूनिट्स का नाम दे देते हैं। तो ये सब आपके डिराइव यूनिट्स, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, उसके बाद प्रेशर, ठीक है ना। तो ये आपके क्या है, डिराइव यूनिट्स हैं। तो ये हाँ हमारा यहाँ पे यूनिट्स का खेल क्या क्या होता है, खत्म होता है, ठीक है ना। यहाँ पे यूनिट्स का खेल क्या होता है, खत्म होता है। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे यूनिट्स हमने पूरे पढ़ लिए, डिराइव यूनिट्स पढ़ लिए हमने, बेसिक यूनिट्स पढ़ लिए, ठीक है। यहाँ पे देखो बेसिक यूनिट्स हमने कर लिया, ठीक है। ये रहा बेसिक यूनिट्स, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी। और इनसे हम लोग मिलकर ने कुछ नए यूनिट्स बनाए, उन्हीं को बोलते हैं डिराइव यूनिट्स। एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स और प्रेशर, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए क्लास में हम इतना ही करेंगे। अगला जो टॉपिक रहेगा हमारा, अगला हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या, प्रिसीजन और एक्यूरेसी डिस्कस करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स भी क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो ये सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है बच्चों, ठीक है। तब तक आप बने रहिए माई लर्निंग क्लासेस पे और लेक्चर्स देखते रहिए और सीखते रहिए। बाय बाय।